सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम बी पार्ट थर्ड में प्रथम प्रश्न पत्र में अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियों के तहत स्थायी बंदोबस्त के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थायी बंदोबस्त के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 और 1805 में भारत का गवर्नर जनरल रहा था और उसकी डेथ भी भारत में ही हुई। यूपी के गाजीपुर में इसकी कब्र बनी हुई है। हम देखें स्थायी बंदोबस्त से पूर्व की क्या व्यवस्था मुगल काल में विद्यमान थी। सूबों में दीवान और सूबेदार दो अधिकारी मुगल शासन द्वारा नियुक्त थे। सूबेदार कानून व्यवस्था शांति व्यवस्था का कार्य देखता था और दीवान भू राजस्व की वसूली करता था। इसके तहत राजकीय अधिकारी या गांव में मुखिया, खूत, मुकद्दम, पटेल जिन्हें कहा जाता था, वो भू राजस्व वसूल करते थे। यही जमींदार या जागीरदार थे। ये किसान की उपज पर 1/3 से 1/2 तक भू राजस्व की वसूली किया करते थे। और इलाहाबाद की संधि द्वारा जब 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुगल सम्राट शाह आलम से मिली, मगर कंपनी को भू राजस्व वसूल करने का कोई अनुभव नहीं था। फलस्वरूप क्लाइव ने परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था को ही चलने दिया और उसने बंगाल में कंपनी की ओर से उप दीवान की नियुक्ति की, जो कि कंपनी के लिए भू राजस्व वसूल करता था। 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना तो उसने बंगाल के दीवान से भू राजस्व की वसूली का अधिकार छीनकर एक पंचवर्षीय बंदोबस्त उसने लागू किया, जिसके तहत 5 साल के लिए भूमि जो है वो ठेके पर दे दी जाती थी। जो व्यक्ति अधिक बोली लगाता लगान देने की, उसे भू राजस्व वसूल करने का ठेका दे दिया जाता था। मगर ये व्यवस्था ज़्यादा सफल नहीं हुई क्योंकि ठेकेदार जो था वो किसानों से अधिक लगान वसूल करने की कोशिश करता था। फलस्वरूप भूमि का कोई मालिक नहीं था, किसान को भी पता नहीं था कि कब उसे बेदखल कर दिया जाए और ठेकेदार को भी मालूम नहीं था कि पता नहीं उसे बाद में ठेका मिले नहीं मिले। तो ये व्यवस्था एक प्रकार से कहें कि असफल रही। फिर कॉर्नवालिस ने 1 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था भी लागू की, मगर इसके भी कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले। एक प्रकार से ये व्यवस्था व्याप्त हो गई, बंगाल में अकाल वगैरह की स्थिति पैदा हो गई, किसानों की दशा शोचनीय हो गई। जब 1786 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के स्थान पर कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना, तब उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या संचालक मंडल ने भू राजस्व की उचित और स्थायी व्यवस्था करने का उसे आदेश दिया था। कॉर्नवालिस भी चाहता था कि ये भू राजस्व वसूल करने की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भू राजस्व में अनिश्चितता समाप्त हो। जब उसने इस संबंध में विचार करने के लिए चार्ल्स ग्रांट, जो कि भू राजस्व व्यवस्था का विशेषज्ञ था, और जॉन सोर, जो कि राजस्व मंडल बोर्ड का अध्यक्ष था, इन सबसे विचार विमर्श किया, तो सबसे अधिक विवाद जो था कि भूमि का मालिक जमींदारों को माना जाए, किसान को माना जाए या सरकार को माना जाए, किसे माना जाए, और राज्य को लगान कितना लेना चाहिए, और समझौता जो लगान वसूल करने का किया जाए वो 5 वर्ष के लिए किया जाए, 10 वर्ष के लिए किया जाए, या हमेशा के लिए स्थायी रूप से ये समझौता किया जाए। तो इस संबंध में जॉन सोर के जो विचार थे, जो राजस्व मंडल का अध्यक्ष था, वो चाहता था कि जमींदारों के साथ समझौता किया जाए। उसका कहना था कि भूमि के मालिक जमींदार है और राज्य केवल उनसे लगान का कुछ भाग प्राप्त कर सकता है, और जमींदारों का ही भूमि पर वंशानुगत अधिकार है। फलस्वरूप कॉर्नवालिस जो है
जॉन सॉर के विचारों से सहमत हो गया और उसने 1790 ईस्वी में जमींदारों के साथ एक 10 वर्षीय लगान या भू राजस्व समझौता किया, जिसमें 10 वर्ष के लिए लगान निश्चित कर दिया गया था। और 1793 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की अनुमति मिलने पर इसी भू राजस्व व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। ये बंगाल की स्थायी बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है और कार्नवालिस इसका जनक माना जाता है। इस स्थायी बंदोबस्त के लागू करने के जो इसके पीछे जो कारण रहे या इसका जो उद्देश्य था वो था, कंपनी एक निश्चित आय चाहती थी। दूसरी ओर कार्नवालिस ये जानता था कि कंपनी के अधिकारियों को राजस्व वसूल करने का अनुभव भी नहीं है, वो ये कार्य नहीं कर सकते हैं। वैसे प्रशासनिक झंझटों से भी मुक्त होना चाहता था। दूसरी ओर वो चाहता था कि एक ऐसा परंपरागत वर्ग ही भूमि से संबंधित कार्य देखे जो किसानों से जुड़ा हो और जो किसानों की समृद्धि का ध्यान रखे, किसान भी समृद्ध हो और भारतीय व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि हो कृषि के द्वारा। ये सारी चीज़ें इसके पीछे विद्यमान रही थी। तो हम देखें कि स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं थी। स्थायी बंदोबस्त में सबसे पहले हमें चीज़ दिखाई देती है कि इसके 3 पक्ष थे, सरकार, जमींदार और किसान। मगर किसान को इस बंदोबस्त से दूर रखा गया। एक प्रकार से सरकार को एक निश्चित आय प्राप्त हुई तो उसने जमींदार को भूमि का स्वामी मानते हुए जमींदार से ये समझौता किया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, उनका भूमि पर पैतृक अधिकार भी स्वीकार किया गया और जमींदार से जो लगान लिया जाने वाला था वो एक प्रकार से निश्चित कर दिया गया। जमींदार को भूमि खरीदने व बेचने का अधिकार भी दिया गया। जमींदारों से जो लगान निश्चित किया गया वो 1765 ईस्वी की तुलना में अब तिगुना था। यह निश्चित किया गया कि जो लगान निश्चित किया गया उस लगान का 10/11 यानी लगभग 89% भाग सरकार का होगा और 1/11 या 11% भाग जो है वो जमींदार को भू राजस्व वसूल करने के एवज में उसके पास रहेगा। जमींदारों को न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी स्थायी बंदोबस्त की वो थी, किसानों से पूछा ही नहीं गया। जो किसान सारी भूमि के मालिक थे और जो जिनके कर्ज से सरकारें चलती थी उनसे राय नहीं ली गई। किसानों की स्थिति को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया और उसकी स्थिति एक किराएदार के समान कर दी गई कि जमींदार जब चाहे उन्हें निकाल सकता है और जब चाहे ज़मीन का किराया बढ़ा सकता है। यानी सरकार का किसान से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं रहा। सरकार का संपर्क जमींदार से था और जमींदार का संपर्क किसान से था। और इस बंदोबस्त की एक चीज़ और थी कि जमींदार कितना लगान देगा सरकार को यह तो निश्चित कर दिया गया था, मगर जमींदार किसान से कितना लगान वसूलेगा यह निश्चित नहीं किया गया। ये केवल जमींदार की इच्छा पर छोड़ दिया गया। अब स्थायी बंदोबस्त किन किन भूभागों में लागू किया गया, यह उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के कुछ प्रखंडों में इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जो कि कुल अंग्रेजी भारत का 19% भूभाग था। अंग्रेजी भारत से तात्पर्य यह है कि वह क्षेत्र जहाँ पर डायरेक्ट अंग्रेजी शासन था, बाकी अन्य जगह राजाओं का शासन था और जिन पर अप्रत्यक्ष अंग्रेजी प्रभाव था। इस स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को बहुत अधिक लाभ हुआ। वित्तीय दृष्टि से इससे कंपनी की आय जो है वो एक प्रकार से हम कहें काफ़ी बढ़ी और अब उसकी वार्षिक आय भी निश्चित हो गई, जिससे उसे अपनी प्रशासनिक योजनाएं बनाने में सुविधा मिली। जो समय और धन खर्च होता था भू राजस्व वसूल करने में, वो समय और धन भी कंपनी का बच गया। जो कर्मचारी भू राजस्व वसूली में लगते थे उनको अब कंपनी अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगा सकती थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को एक राजभक्त जमींदार वर्ग मिला। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस संबंध में कहा है कि यदि ज़बरदस्त जन विद्रोहों या क्रांति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत है तो मैं यह कहना चाहूँगा कि कई मामलों में और कई महत्वपूर्ण बातों में असफल रहने के बावजूद स्थायी बंदोबस्त का कम से कम एक बहुत बड़ा फ़ायदा है
वह यह है कि धनी भूस्वामियों का एक विशाल संगठन खड़ा कर दिया गया जो तहे दिल से चाहता है कि अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे और इसका जनता पर दबाव कायम रहे। जो जमींदार वर्ग था वो भारत में अंग्रेजी शासन बनाए रखने का पक्षधर हो गया और इस वर्ग ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद भी की। इस स्थायी बंदोबस्त के दोष जैसा कि हमें इसकी विशेषताओं में दिखाई देते हैं। किसानों से उनका भूस्वामित्व छीन करके उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया और जमींदारों ने किसानों का बहुत अधिक शोषण किया। प्राकृतिक आपदाओं के समय पहले जैसे उन्हें लगान में छूट मिल जाती थी, क्योंकि लगान जो है भूमि की उपज पर लिया जाता था। अब भूमि की उपज पर न लिया जा करके भूमि का एक प्रकार से किराया, लगान भूमि का एक प्रकार से किराया था, तो इन्हें प्राकृतिक आपदाओं में भी लगान से छूट नहीं मिली, क्योंकि जमींदारों को भी सूर्यास्त कानून के तहत जो 1794 ईस्वी में जॉन सॉर ने लागू किए थे, उसके तहत एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक उनको भी लगान चुकाना होता था। तो जमींदार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं देता था। यदि कोई किसान लगान नहीं चुका पाता था तो जमींदार उसकी ज़मीनें छीन करके दूसरे किसानों को दे देता था। तो जब किसानों को ज़मीनें छीन जाने का डर इस व्यवस्था से पैदा हो गया और बाद में जमींदारों ने खूब लगान वसूला, खूब धनी हो गए। तो कलकत्ता में जाकर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। इसी कारण कलकत्ता को महलों का नगर भी कहा गया, जिसकी देन स्थायी बंदोबस्त के कारण वो ऐसी स्थिति पैदा हुई। और उस जमींदार वर्ग में लगान वसूल करने का कार्य और दूसरे बिचौलियों को सौंप दिया या ज़मीन उन्होंने ठेके पर दे दी जो कि लगान वसूल करते थे। उनका किसानों से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। दत्त एवं सुंदरम ने इस संबंध में लिखा कि स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ प्रगतिशील कृषि को जन्म देने के लिए किया गया था, किंतु इसके कारण अनुपस्थित भूस्वामी वर्ग भी उत्पन्न हो गया था। 1793 ईस्वी में जो लगान सरकार ने निश्चित किया था, सरकार उसे कभी नहीं बढ़ा सकती थी, उसे कभी नहीं बढ़ाया गया, मगर जमींदार जब चाहता था किसानों के ऊपर लगान बढ़ा सकता था। 1918 ईस्वी में जमींदारों ने किसानों से 60 करोड़ रुपए वसूल किए, जबकि सरकार को वो 3 करोड़ रुपए ही जो 1793 में निश्चित कर दिए गए थे वो चुका रहे थे। स्थायी बंदोबस्त के कुछ गुण या अच्छी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है कि इसे बंगाल की उपज में वृद्धि हुई तथा बंजर व बिना जोती हुई ज़मीनों को भी जमींदारों ने कृषि योग्य बनाया, क्योंकि अब उन्हें उन ज़मीनों से एक्स्ट्रा लगान वसूल करने का डर नहीं रहा। भूमि की उपज बढ़ाने के लिए भी जमींदारों ने सिंचाई सुविधाएं या भूमि को सुधारने के लिए उपाय किए। किसानों को भी उन्होंने सुविधा दी, क्योंकि उपज बढ़ने पर भी अभी जमींदार को बढ़ी हुई उपज पर लगान नहीं चुकाना पड़ता था। किसान जमींदार के विरुद्ध न्यायालय की शरण भी ले सकते थे। इससे कृषि का वाणिज्यकरण बढ़ा, नकदी फसलें उगाए जाने को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि लगान जो है नकद में लेने पर जोड़ दिया गया इस व्यवस्था के तहत। और कई अच्छे जमींदार भी इस दौरान हुए जिन्होंने अपने अतिरिक्त धन का प्रयोग शैक्षणिक, कलात्मक, औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए भी किया। किसानों पर स्थायी बंदोबस्त का क्या प्रभाव पड़ा, इसमें हम कुछ बिंदुओं के तहत देखें तो किसानों का जमींदारों, बिचौलियों सब ने मिलकर के जम करके उनका शोषण किया। 2 जून की रोटी जुटाना उनके लिए मुश्किल हो गया। तन पर कपड़े पहनना भी उनके लिए लगान चुकाने के लिए नहीं बचता था। जमींदारों ने लगान वसूली के लिए भूमि को ठेके पर दे दिया। उन ठेकेदारों ने भी किसानों का जम करके शोषण किया। लगान चुकाने के चक्कर में किसान महाजनों से ऋण लेने लगे और वो महाजनों के ऋण जाल में फंस गए। वो ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी कभी चुका ही नहीं। किसान कभी उनके हलबेल नीलाम कर देते थे, कभी उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं नीलाम कर देते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहा। किसानों लगान चुका पाने में असमर्थ होने पर किसानों की भूमि छीन ली गई और वो दूसरे किसानों को दे दी गई। इस प्रकार किसानों की स्थिति एक भूमिहीन मजदूर के समान हो गई और कई किसानों ने तो जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों से दुखी होकर के
खेती करना ही छोड़ दिया और बाद में यही किसान वर्ग हम कहें कि जब कारखाने लगे तो शहरों में मज़दूरों के रूप में ये एक प्रकार से काम करने लगा। ये सारे दोष इस स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था के रहे। बेवरीज ने इस बारे में लिखा है कि केवल जमींदारों के साथ समझौता करके और किसानों के अधिकार को पूर्णतः भुलाकर एक महान भूल और अन्याय किया गया। जय हिंद।